नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी संसद में पेश हुए बजट की। बताएंगे कि बजट पर क्या है राजनेताओं की प्रतिक्रिया, जानेंगे कि कैसे बढ़ी मोदी राज में महंगाई और अन्नदाताओं के आंदोलन की, और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण पर सरकार के प्लान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अन्नदाता आंदोलन को लेकर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई। प्रसार भारती के सीईओ, कई पत्रकार, मीडिया हाउस और राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट पर लगाई गई रोक। ममता बनर्जी ने बीजेपी को कहा गैस का गुब्बारा जो केवल मीडिया में ही जिंदा। बीजेपी दागियों के लिए है वॉशिंग मशीन, बीजेपी में शामिल होते ही धुल जाते हैं सभी दाग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ रही हैं टीएमसी की मुश्किलें। अब डायमंड हार्बर सीट से विधायक दीपक हल्दर ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। हल्दर के भी बीजेपी में शामिल होने की लगाई जा रही हैं अटकलें। कल जारी होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट। 4 मई से 10 जून तक चलेंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई की वेबसाइट पर आएगी डेट शीट। और बजट का शेयर बाजार ने किया स्वागत। 24 साल में बजट के दिन सबसे बड़ी उछाल। सेंसेक्स 2298 अंकों की तेजी के साथ 48,583 पर पहुंचा। निफ्टी 647 अंकों की तेजी के साथ 14,281 अंक पर बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। पिछले पूरे साल देश स्वास्थ्य मुसीबत से परेशान रहा, इसीलिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट सबसे ज्यादा बढ़ाया गया। इसके अलावा किसानों को भी खुश करने की कोशिश की गई। तो आज संसद में पेश किए गए बजट में क्या क्या है खास, देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री आम बजट पेश करने संसद पहुंची, लेकिन इस बार ना तो उनके हाथ में ब्रीफकेस था और ना ही बही खाता। वो एक टैबलेट लेकर संसद पहुंची थी और इसी मेड इन इंडिया टैबलेट से उन्होंने बजट पेश किया। देश के इतिहास का ये पहला पेपरलेस बजट था। वित्त मंत्री ने बजट में कई घोषणाएं की। कुछ योजनाओं में बदलाव किए तो कई योजनाओं में किसी तरह का बदलाव करने से परहेज किया गया। बजट में टैक्स स्लैब का कोई बदलाव नहीं। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का ऐलान किया गया है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का दावा किया गया है। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5% की गई। कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% की गई। इसके बाद विदेश से आयात किए गए कपड़े महंगे होंगे। कच्चे रेशम और रेशम सूत पर अब कस्टम ड्यूटी 15% की गई है। 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। स्टील, स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर अब 15% कस्टम ड्यूटी। स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया। स्वास्थ्य भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित किए गए। चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर। सस्ते मकान के प्रोजेक्ट को 1 साल की टैक्स छूट। सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए जाने वाले कर्ज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती की गई है। 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के 1,500 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी गई। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है।
2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल इंडस्ट्री देश के भीतर बहुत तेजी से बढ़ा है। कुछ छूट समाप्त की जा रही है, इसके कुछ पुर्जों को कर के दायरे में लाया जाएगा। लोहा और इस्पात की कीमतों में वृद्धि से कई क्षेत्रों को कठिनाई हुई है। कुछ इस्पात और एडीडी और सीबीडी पर रियायतों को समाप्त किया जा रहा है। कपड़े संबंधित प्रस्ताव के अंतर्गत नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर पर बीसीडी को घटाकर 5% किया जा रहा है। इसमें केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है। साथ ही देश में सोने और चांदी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सरकार इसकी ड्यूटी में कमी लाने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। इसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सत्ता पक्ष जहां इसे अच्छा बजट बता रहा है, तो विपक्ष की नजरों में बजट महंगाई बढ़ाने वाला है। बजट को लेकर राजनीतिक दलों की क्या है प्रतिक्रिया, देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। एनडीए में शामिल अधिकांश पार्टियों ने इसे अच्छा और संतुलित बजट बताया है, तो विपक्ष की नजर में ये बजट उम्मीदों के पूरी तरह से विपरीत है, यानी बजट बेहद खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक और हर वर्ग का समावेश भी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, बजट आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। सरकार बजट अच्छा बता रही है, लेकिन विरोधियों की राय कुछ और है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी सरकार मुझे उस गैरेज मैकेनिक की याद दिलाती है जिसने अपने ग्राहक को कहा कि मैं आपका ब्रेक ठीक नहीं कर सका, इसलिए मैंने हॉर्न की आवाज बढ़ा दी है। तो वहीं सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम अली ने कहा कि इस बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ सरकार बेचने जा रही है। ये बजट है या OLX? टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी है, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीमा सेक्टर बेचा जा रहा है, 23 PSU बेचे जा रहे हैं। बजट की थीम भारत बेचो है। विपक्ष का दावा है कि बजट से महंगाई बढ़ेगी और पहले से ही स्वास्थ्य मुसीबत से परेशान आम जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वैसे महंगाई को लेकर जनता की राय भी विपक्ष के दावे से मेल खाती है। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आए एक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। तो क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। काम धंधे तो बंद हो ही गए, लेकिन खर्च कम होने की जगह बढ़ गया है। खाने पीने से लेकर हर सुविधा हासिल करने के लिए आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिसके बाद लोग भी कहने लगे हैं कि ये मोदी राज नहीं बल्कि महंगाई राज चल रहा है। INS सी वोटर के सर्वे में भी ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक 72% लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से महंगाई अनियंत्रित हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई को लेकर हुए सर्वे में केवल 10.8% उत्तरदाताओं ने कहा कि कीमतों में गिरावट आई है, जबकि 12.8% ने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है। 46.4% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार का अब तक का प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा खराब रहा है, जबकि सिर्फ 31.7% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है। आपको बता दें कि पिछले एक दशक में किसी भी सरकार का सबसे खराब प्रदर्शन है। पिछले एक साल में महंगाई के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर 38.2% लोगों ने कहा कि इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जबकि 34.3% ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते 48.4% लोगों ने इस पर कहा कि आम आदमी का जीवन स्तर पिछले एक साल में खराब हुआ है, जबकि 28.8% लोगों ने कहा कि इसमें सुधार हुआ है और 21.3% ने कहा कि ये पहले जैसा ही है। वहीं आधे से अधिक लोगों ने कहा कि सामान्य जीवन स्तर के लिए 4 लोगों के परिवार को कम से कम 20,000 रुपए प्रति महीने की जरूरत है, जबकि 23.6% लोगों ने कहा कि ये आंकड़ा 30,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए, जिसके बाद ये बात साफ झलकती है कि सरकार के लिए घरेलू मोर्चे पर अधिक चुनौतियां हैं, जो सरकार की सीधे तौर पर असफलताएं दर्शाती हैं। महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार को महंगाई दिखती नहीं है। परेशानी में देश का अन्नदाता भी है और सरकार को उसकी परेशानी भी नहीं दिखती। इसीलिए दिल्ली के बॉर्डरों पर अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार तेजी पकड़ता जा रहा है। तो आज दिन भर क्या रहा अन्नदाताओं का हाल, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज देश की नजरें संसद में पेश होने वाले बजट पर थीं, तो अन्नदाताओं की नजरें उस फोन कॉल पर टिकी थीं जिसके बारे में पीएम ने 2 दिन पहले कहा था।
पीएम ने कहा था कि सरकार अन्नदाताओं से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन अब तक न तो सरकार की ओर से अन्नदाताओं के पास कोई प्रस्ताव आया और न ही कोई फोन कॉल। उल्टा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी गई। बॉर्डर पर सड़क के बीचों बीच पक्के डिवाइडर बनाए गए हैं ताकि किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के अंदर फिर से प्रवेश न कर पाएं। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्रीराम शर्मा और टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन सरकार ने इंटरनेट सुविधा काट दी है। सरकार नहीं चाहती कि वास्तविक तथ्य देश के किसानों और सामान्य जनता तक पहुंचे, नहीं उनका शांतिपूर्ण आचरण दुनिया तक पहुंचे। सरकार अन्नदाताओं के चारों ओर अपना झूठ फैलाना चाहती है और उनके बीच संचार साधनों में कटौती करने की कोशिश कर रही है। ये अलोकतांत्रिक है। वैसे दावे किए जा रहे हैं कि पीएम की अपील के बाद जो बातचीत रुक गई थी वो दोबारा शुरू हो सकती है। 1-2 दिन बाद ही किसान और कृषि मंत्री फिर बातचीत शुरू कर सकते हैं, लेकिन पेंच फंसा हुआ है नए प्रस्ताव पर, क्योंकि पीएम ने जिस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि वो खुला हुआ है, यानी सरकार कृषि बिल को 1.5 साल तक रोकने को तैयार है, उसे किसानों का संगठन खारिज कर चुका है। ऐसे में बातचीत किस प्रस्ताव को लेकर रहेगी? इस बीच आंदोलन स्थलों पर एक बार फिर किसानों की भारी संख्या में किसान जुटने लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों की महापंचायत हो रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचने भी लगे हैं। हरियाणा और राजस्थान के जिलों के किसान भी यहां पहुंचे हैं। आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारी फिर पंजाब और हरियाणा से सिंघू तथा टीकरी बॉर्डर पर लौट रहे हैं और ये आंदोलन अब और तेजी पकड़ता जा रहा है। अन्नदाताओं की मांग है तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी पर गारंटी वाला कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तो दावा करते हैं कि जो कानून लाया गया है वैसा ही कानून कांग्रेस की सरकार भी लाना चाहती थी। उन्होंने शरद पवार पर सवाल करते हुए दावा किया था कि पवार को सच्चाई बतानी चाहिए और अब पवार ने नरेंद्र तोमर के उसी सवाल का जवाब दिया है। तो क्या कहा है पवार ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को देश भर से लोगों और राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां जमकर इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार का घेराव कर रही हैं। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी नरेंद्र सिंह तोमर पर सही तथ्य पेश न करने का आरोप लगाया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून एमएसपी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और मंडी प्रणाली को कमजोर करेंगे। पवार ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के उस सवाल का जवाब भी दिया जिसमें तोमर ने कहा था कि नए कृषि कानून में एमएसपी में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये पहले की तरह बनी रहेगी और न ही मंडियां प्रभावित होंगी। शरद पवार ने ट्वीट करते हुए कहा, सुधार एक सतत प्रक्रिया है और एपीएमसी या मंडी प्रणाली में सुधारों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति दलील नहीं देगा, लेकिन इस पर एक सकारात्मक बहस का ये मतलब नहीं है कि ये प्रणाली को कमजोर या समाप्त करने के लिए है। शरद पवार और नरेंद्र तोमर दोनों के अपने अपने दावे हैं। वहीं बिहार में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि वो जेडीयू से अलग नहीं है। उनकी पार्टी भले ही जेडीयू से अलग हो, लेकिन वो और नीतीश कुमार हमेशा एक साथ रहे हैं। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में जाने के संकेत दिए हैं। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हालात लगातार बदल रहे हैं। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश में है, लेकिन नीतीश कुमार अब इन सब के बीच अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने रविवार की शाम उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा चली। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जल्दी ही जेडीयू में करने वाले हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की ये तीसरी मुलाकात थी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जेडीयू में रालोसपा के शीघ्र विलय के संकेत दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार और मैं कभी भी अलग अलग नहीं थे। नीतीश कुमार से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। ये संबंध आज का नहीं है। नीतीश कुमार पहले भी मेरे बड़े भाई थे और आज भी हैं। हाँ, भले ही वे राजनीतिक रूप से अलग थे। हालांकि रालोसपा का कब जेडीयू में विलय होगा, इस सवाल को वे टाल गए।
कहा कि आगे क्या होगा फिलहाल हम क्या बोलें। तो दूसरी तरफ रालोसपा के जेडीयू में विलय पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी अच्छी खबर आएगी। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अपनी सरकार में मंत्री बना सकते हैं। साथ ही राज्यपाल कोटे की सीट से उन्हें विधान परिषद में भेजे जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण पर जोर देती सरकार की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच माना जा रहा था कि सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कोई संजीवनी लेकर आएगी, लेकिन मोदी सरकार ने अब की बार भी जनता को निराश किया है। उल्टा बजट में ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जी हां, देश के विकास को रफ्तार देने की बजाय सरकार अपने खजाने को भरने के लिए निजीकरण को बढ़ावा देगी। एक साल में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार नई नौकरियां पैदा करेगी और बजट में इसे लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने लोगों को नौकरी देने की जगह उसमें कटौती की तैयारी कर ली है। निजीकरण के नाम पर बड़ी सरकारी कंपनियों के निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिवेश के मामले को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले साल यानी साल 2022 तक बीपीसीएल, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, IDBI बैंक, बीपीसीएल शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। यानी इन कंपनियों में या तो निजी भागीदारी बढ़ाई जाएगी या ये पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 में 2 और सरकारी कंपनियों का विनिवेश होगा। इसमें सरकार को 1.75 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीति पेश करते हुए कहा कि फिलहाल 4 क्षेत्र ही ऐसे हैं जिनमें सरकारी कंपनियां काम करेंगी, बाकी क्षेत्रों में विनिवेश किया जाएगा। ये नीति रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की स्पष्ट रूपरेखा पेश करेगी। उन्होंने कहा कि हम उन सरकारी कंपनियों की पहचान कर रहे हैं जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। आज वित्त मंत्री बजट में विनिवेश की बड़ी बड़ी घोषणाएं करती चली गईं और सरकार की पोल खोलती चली गईं। वित्त मंत्री ने बजट में सरकार की कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी को जनता के सामने रख दिया। अब साफ हो गया है कि मोदी सरकार से नहीं संभलती जिम्मेदारी, इसलिए निजी कंपनियों को देगी हिस्सेदारी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।